Hello everybody, so today we will study the second chapter of class 10th DP, that is फेडरलिज्म। अब मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आप लोग को रिसोर्सेज और डेवलपमेंट स्टार्ट कराऊंगी, बट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो पॉइंट नंबर 1 वो काफ़ी बड़ा है, तो इट टेक्स टाइम। और अगर आप लोग फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं तो आप लोग को फेडरलिज्म ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि पावर शेयरिंग में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि फेडरलिज्म में भी काम आएंगे। ओके, तो अगर आप लोग ये दोनों चैप्टर्स कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं तो ये दोनों चैप्टर्स मतलब बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आएंगे, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों। तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को फेडरलिज्म पढ़ाऊंगी एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फेडरलिज्म जो चैप्टर है इसको मैंने NCERT में से भी पढ़ाया है, बट कुछ और नोट से भी पढ़ाया है। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेस पढ़ाने हैं। अब NCERT में डिफरेंसेस नहीं लिखे हुए हैं, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर जिस PDF से मैं पढ़ा रही हूँ, जिन स्लाइड से मैं पढ़ा रही हूँ, उनमें नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस है तो CBSE बोर्ड एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता है, बट NCERT में वो चीज़ डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो मैंने टेबल के फॉर्म में आप लोग को समझाया है इस क्लास में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अभी पावर शेयरिंग ख़त्म करके फेडरलिज्म इस क्लास से पढ़ें एंड देन वी विल स्टार्ट विथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फेडरलिज्म को मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगी, 2 क्लासेस से ज़्यादा नहीं लगेंगी। एंड आफ्टर फेडरलिज्म वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेडरलिज्म नाउ। सबसे पहले तो आप लोगों ने बेल्जियम का श्रीलंका का केस पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बेल्जियम का जब मैंने आप लोग को केस बताया था, मैंने पावर शेयरिंग पे वीडियो बना रखा है तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने जब बेल्जियम का आप लोग को केस बताया था तो मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज़ का क्या मतलब होता है? मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा का पूरा रूल कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो अलग होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बेल्जियम के केस में ये भी बताया था कि लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोग को बताए थे ये फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो पूरी की पूरी कंट्री है वो डिवाइडेड होती है। सबसे पहले तो पूरी की पूरी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी लोकल लेवल पे पंचायत होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरी की पूरी जो कंट्री होती है उसके अंदर पावर डिवाइडेड होता है। पावर जो होता है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जो होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के मतलब कि पूरे के पूरे नेशन का ध्यान रखती है। ठीक है, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स की होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जिस भी स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर अभी जो CM है दैट इज अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत की स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान में। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी क्या पावर्स हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके अलावा अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बताऊं आपको, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो ज़्यादा लोकल लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए होती है और लोकल लोगों को हेल्प करने के लिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी जो पावर्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रूल करती है और कुछ बोलती है करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स अलग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को पूरी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी आंसरेबल नहीं होती है। इसके ऑपोजिट एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। अभी मैंने आप लोग को फेडरल सिस्टम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। अब मैं अगर आप लोग को यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताऊं तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं। बट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था
फेडरल सिस्टम में मैंने आप लोग को बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे रूल कर सकती है। सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो अलग अलग होती हैं। बट यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर सबॉर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि यूनिटरी सिस्टम में हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होती है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे आदेशों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर्स दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को उन ऑर्डर्स को पूरा करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट के खुद के कुछ पावर्स नहीं होते, और स्टेट गवर्नमेंट जो है मतलब सबका सब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है यूनिटरी सिस्टम में। वाइल एज मैंने आप लोग को फेडरल सिस्टम में बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती। सो दीज वर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा सेकेंड टॉपिक इज सम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, सीबीएसई बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ फीचर्स बताओ फेडरलिज्म के या फिर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, तो वो आप लोग की बुक में बिल्कुल डिटेल में मेंशन्ड है, तो मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो टीयर्स में डिवाइडेड होती है फेडरलिज्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीयर्स मतलब क्या होता है? टीयर्स मतलब होता है कि सीरीज ऑफ रोल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, फिर म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत। ठीक है, इस तरीके से जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे टीयर्स में डिवाइडेड होता है। राइट, तो पहला पॉइंट आप लोग को फेडरलिज्म से रिलेटेड यही याद रखना है कि फेडरलिज्म में देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज फेडरलिज्म में टीयर्स होते हैं। टीयर्स का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। टीयर्स का मतलब होता है कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट, स्टेट के नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट, तो इस तरीके से रोज बन जाती हैं, लेवल्स बन जाते हैं गवर्नमेंट के। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। पॉइंट नंबर 2, जो डिफरेंट टीयर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग ही लोगों को रूल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट अलग ही लोगों को रूल कर रही है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को रूल करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि राजस्थान को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल ही नहीं कर रही। राजस्थान को सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लोगों को रूल करती है, बट इट्स जस्ट दैट उनके जुरिस्डिक्शन अलग होते हैं। जुरिस्डिक्शन मतलब कि वो उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इन सारे इश्यूज से डील करती है। वाइल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके इश्यूज अलग हैं, उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, वो करेंसी और जो थोड़े ब्रॉड मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड डील करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सेम लोगों को रूल करती है, बट इट्स जस्ट दैट उनका जुरिस्डिक्शन अलग होता है। राइट, नाउ पॉइंट नंबर 3, ये भी मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जितने भी लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी जो पावर्स होती हैं, दैट इज़ उनके जो जुरिस्डिक्शंस होते हैं, उनकी लॉ बनाने की जो पावर होती है, उनके डिसीजंस लेने की जो पावर होती है, वो सब की सब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मैंशनड है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी है। इस चीज़ पे कभी लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली उन दोनों के जुरिस्डिक्शन मैंशनड है। जुरिस्डिक्शन मतलब कि किसी भी डिसीजन को बनाने का राइट या फिर किसी भी लॉ को बनाने की पावर, इस चीज़ को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। तो दोनों का जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ पॉइंट नंबर 4, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करना हो तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको कर ले। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें चेंज कर ले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें तभी चेंज हो सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कंसेंट दें। मतलब अगर जब दोनों ही हाँ करें तभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रोविजंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, देखो कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है रिलेटेड टू द पावर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये पावर मेरे हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये पावर मेरे हाथ में है। तो ऐसे केस में जो फाइनल डिसीजन होता है वो कोर्ट्स पे छोड़ दिया जाता है। कोर्ट्स फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किसका पावर क्या है। ठीक है, तो आप लोग की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि कोर्ट्स जो हैं वो एज एन अंपायर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट के अंदर कुछ डिसीजन लेना होता है, ठीक है, कि कौन जीता, 6 लगा कि नहीं लगा, कौन आउट हुआ, ये सारे जो डिसीजंस लेने होते हैं वो अंपायर लेता है। उसी तरीके से अगर पावर से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सा पावर एग्जैक्टली किसके हाथ में है, तो ये जो फाइनल डिसीजन है ये कोर्ट्स लेते हैं कंट्री के।
Now comes point number 6. Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अच्छा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब कि ऐसे पैसे जो कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है ताकि कंट्री या फिर स्टेट की जो कंडीशन है वो अच्छी है. फॉर एग्जांपल, आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, ठीक है. अब उस इनकम टैक्स को किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है? सबसे पहले रोड्स के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, ट्रेन्स बनाने में, इन सब कामों में इनकम टैक्स को यूज़ किया जाता है, राइट. तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है. लोगों से टैक्स लिया जाता है, ठीक है, और उन लोगों से टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स लेने के बाद कंट्री को या फिर स्टेट को डेवलप करवाया जाता है. तो इस रीज़न की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को डेवलप करने के लिए हर लेवल की गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, राइट. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहाँ से पैसे लेती है? स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स से. उसके अलावा मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स फ्रॉम वाटर, टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट पैसे लेती है. वाइल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, सेल टैक्स, इन सब टैक्स से पैसे लेती है, ठीक है. तो इस पॉइंट में सिर्फ ये बता रखा है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इनको डेफिनेटली पैसे चाहिए होते हैं अपने कुछ भी काम करने के लिए. और इनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वो क्लियरली बिल्कुल स्पेसिफाइड हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स से अपने पैसे लेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब टैक्स के फॉर्म में अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो लेगी. ओके. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि अपने पैसे खुद मैनेज करने के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपने जो पैसे हैं वो मैनेज करने की इनके पास एबिलिटी और पावर होती है. ओके. नाउ कम्स पॉइंट नंबर 7, दैट इज द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव. अच्छा, अब फेडरल सिस्टम जो है वो बनाया क्यों जाता है? फेडरल सिस्टम को बनाने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं. सबसे पहले कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना, ठीक है. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो अकोमोडेट करने का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया तो आपको कैसे भी करके, समझो 5-7 गेस्ट आ गए, तो आपको कैसे भी करके अपने घर के अंदर उन लोगों को रखना है और उन लोगों को सुलाना, खिलाना, पिलाना है. इस चीज़ को बोलते हैं अकोमोडेट करना. तो वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. उसको अकोमोडेट करने के लिए फेडरलिज्म जो है वो बेस्ट वे है, राइट. तो फेडरलिज्म का ये ऑब्जेक्टिव है. ओके. फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. और उनको सिर्फ जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उनके पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा. इस तरीके से जो पावर शेयरिंग है वो बहुत स्मूथली चल सकती है, ठीक है. तो एक आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम मतलब कि एक आइडियल मतलब कि सबसे बेस्ट फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए. मतलब कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए और जितने भी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट हैं, उन सबका एग्रीमेंट होना चाहिए साथ में रहने का, साथ में पावर शेयर करने का. ओके. नाउ टॉपिक नंबर 3 इज कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, वो एक साथ रह रही है, राइट. अब वो जो फैमिली है वो एक साथ रह रही है तो 2 केसेस हो सकते हैं जिस तरीके से वो फैमिली बनी हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उस फैमिली के अंदर 3 भाई हैं, वो एक साथ रह रहे हैं. तो या फिर पहला केस तो ये हो सकता है कि वो 3 भाई पहले अलग अलग रहते थे बट उसके बाद वो लोग साथ में एक ही घर में रहने लग गए, ठीक है. दूसरा केस ये हो सकता है कि वो जो तीनों भाई हैं वो साथ में ही रह रहे थे बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये पावर मेरा है, ये पावर मेरा है, ये पावर मेरा है. इस तरीके से उन्होंने एक म्यूचुअल डिसीजन ले लिया कि ये पावर मेरा है, इस चीज़ को करने की जिम्मेदारी मेरी है, ये पावर्स मेरे हैं, इस चीज़ को करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है. इसी तरीके से आप लोग की बुक में डिस्क्राइब किया गया है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये लोग एक साथ आ गए बाय पूलिंग देयर सोवर्जिनिटी. बाय पूलिंग देयर सोवर्जिनिटी का क्या मतलब होता है?
एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना जब बहुत सारे स्टेट्स उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे तब। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, इसके अंदर और बहुत सारे रीजन्स मर्ज होते गए तो उन सब ने अपनी जो सोवर्जिनिटी है वो पूल करी ताकि ये पूरा जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बनती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं पावर शेयरिंग का। ठीक है, सेकेंड होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जैसे कि मैंने आप लोग को दूसरी जॉइंट फैमिली का एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इंडिया बेल्जियम ये ऑलरेडी कंट्रीज थी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि पावर शेयरिंग होगी और फेडरलिज्म प्रैक्टिस होगा, इस चीज़ को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के एग्जाम्पल हैं इंडिया, बेल्जियम। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बट अगर मैं बात करूं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में बहुत बार देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विज आ विज आप लोग की बुक में, दैट इज स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग विज आ विज द फेडरल गवर्नमेंट। विज आ विज का क्या मतलब होता है, इन रिलेशन टू या फिर विद रिगार्ड टू। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज आ विज द स्टेट्स, मतलब कि स्टेट्स के रिलेशन में, स्टेट्स के कंपैरिजन में मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती हैं इन द केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो आई होप आप लोगों को पूरा कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में डिफरेंस समझ आया है। अगर आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, दिस इज टॉपिक नंबर 4। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, राइट। इस टॉपिक में एक छोटी सी स्टोरी बता रखी है आपको। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है उनके सारे स्टेट्स को नाम दिया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, या फिर इंडियन यूनियन। ठीक है, ऑल्दो इंडिया को एक फेडरेशन का नाम नहीं दिया गया और ये नहीं बोला गया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट ये ज़रूर मेंशन किया गया कि इंडियन यूनियन, दैट इज़ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, बट इंडिपेंडेंस के बाद ही जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना वैसे ही इंडिया जो है वो सारे के सारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। दैट इज़ इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे। इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का अलग जुरिस्डिक्शन था। फॉर एग्जांपल उनके अलग अलग पावर्स थे। इंडिया के अंदर पहले तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही थी, बट उसके बाद धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत ये भी बनाई गई। तो जितने भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स मैंने आप लोग को पहले बताए थे, इंडिया वो सारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। बट इंडिया को एक फेडरल कंट्री का नाम नहीं दिया गया। अब इंडिया को ये नाम दिया गया, दैट इज़ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आप लोग की बुक में 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 3 लिस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होती हैं वो मेंशन्ड होती हैं। तो मैं आप लोग को समझा देती हूँ। देखो, यूनियन लिस्ट जो होती है उस लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पावर्स हैं वो मेंशन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनियन लिस्ट के अंदर फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन होती है क्योंकि इन सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, राइट। जितने भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में लिखे होते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बना सकती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, राइट। उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट। जितनी भी चीज़ें स्टेट लिस्ट में लिखी जाती है स्टेट गवर्नमेंट ही उन चीज़ों से रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। उसके बाद होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसी सारी चीज़ें होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट में हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट इन चीज़ों से रिलेटेड लॉज बना सकती है, राइट। और अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने अलग लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग लॉ बनाया और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस केस के अंदर जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होता है उस लॉ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और वही लॉ फॉलो किया जाता है, राइट। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है कि
रेसिडुअरी टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि यूनियन लिस्ट में भी नहीं लिखे गए हैं, स्टेट लिस्ट में भी नहीं लिखे गए हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जितने भी रेसिडुअरी टॉपिक्स हैं, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जो कि रह गए हैं, जितने भी रेसिडुअरी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड लॉ बनाने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट को है। दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड लॉज बना सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ नए टॉपिक्स हैं, लाइक अभी रिसेंट टॉपिक्स आ रहे हैं रिलेटेड टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनसे रिलेटेड सारे लॉज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। ओके, अब आप लोग की बुक में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू द पावर। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सब स्टेट्स को इक्वल राइट्स और इक्वल पावर्स नहीं मिलते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू नहीं होते हैं। उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम पावर है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर 3 और पॉइंट्स हैं। दैट इज़ फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड मैंने आप लोग को बताया इंडिया के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके पास बहुत कम पावर्स हैं, एंड द थर्ड इज़ आप लोग को इंडिया के कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पता होगा, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये जो हैं इनके पास कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, राइट। तो इनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, राइट। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में उनकी कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। तो दैट वॉज पॉइंट नंबर 1 जिसके मैंने आप लोग को 3 सब पॉइंट्स बताए। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़, देखो कभी भी किसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देनी हो, तो कभी भी इस अरेंजमेंट में कुछ चेंज करना हो तो वो चेंज ऐसे ही नॉर्मली नहीं हो जाता। सबसे पहले वो जो चेंज है उसको पार्लियामेंट में भेजना पड़ता है, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं जैसे कि आप लोग को पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उन दोनों हाउसेज के अंदर 2/3 मेजॉरिटी उस चीज़ के फेवर में होनी चाहिए, उस चेंज के फेवर में होनी चाहिए। उसके बाद वो जो चेंज है, वो जो चीज़ है वो स्टेट्स में भेजी जाती है, ठीक है। जितने भी स्टेट्स हैं उसके अंदर से एटलीस्ट कम से कम आधे स्टेट्स जो हैं उनके लेजिस्लेचर मतलब कि कुछ लॉ मेकिंग बॉडी होती है। बेसिकली जितने भी लॉज बनते हैं ना, उसका अगर लेजिस्लेचर को अप्रूवल हो तभी वो लॉज फाइनली पास हो पाते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज है वो पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद वो जो चेंज है वो जाता है लेजिस्लेचर में, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर जो हैं उससे रैटिफाई होता है। रैटिफाई मतलब कि किसी भी चीज़ का अप्रूवल देना, किसी भी चीज़ को हाँ करना। तो बेसिकली वो जो चेंज है, वो जो लॉ है वो सब स्टेट्स के लेजिस्लेचर में भेजा जाता है, और जितने भी स्टेट्स के लेजिस्लेचर में वो लॉ भेजा गया उसके अंदर से एटलीस्ट आधे लोग जो हैं वो हाँ करने चाहिए, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, किसी भी चेंज को करने के लिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में किसी भी चेंज को करने के लिए 2 स्टेप्स करे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप, वो जो चेंज है वो पार्लियामेंट में भेजा जाता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर भेजा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उस लॉ के, उस चेंज के फेवर में होनी चाहिए। उसके बाद वही लॉ सारे स्टेट्स में भेजा जाता है। जितने भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर क्या होता है, कोई भी लॉ बन के आता है तो लेजिस्लेचर से अप्रूवल लिया जाता है उस लॉ से रिलेटेड, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर हाँ बोले तो ही वो लॉ पास कराया जाता है। तो जितने भी स्टेट्स हैं वो लॉ उन लेजिस्लेचर्स के पास जाता है। अब उन स्टेट्स में से अगर आधे स्टेट्स के भी लेजिस्लेचर हाँ बोल देते हैं तभी वो लॉ पास किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब होता है कंसेंट देना, एग्रीमेंट देना। ओके, तो अगर आधे स्टेट्स के लेजिस्लेचर ने भी एग्रीमेंट दे दिया उस चेंज को, उस लॉ को, तो ही वो लॉ पास कराया जाएगा, अदरवाइज नो। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो कोर्ट्स, इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो अंपायर की तरह काम करते हैं और वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला लेते हैं कि फाइनली किसकी पावर क्या है।
ये जो कोर्ट्स का पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं जुडिशरी। तो आप लोग की बुक में मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो गया तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो जुडिशरी के हाथ में होता है, राइट। उसके अलावा इसी पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है जो चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बता दी थी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो दोनों अलग अलग टैक्सेस लेते हैं लोगों से, और उसके बाद वो टैक्सेस उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोग को पूरी पहले एक्सप्लेन कर दी थी। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, तो ये जो टॉपिक है ये वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आज का फेडरलिज्म में इतना ही पार्ट था। फेडरलिज्म ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है, बट अगर पावर शेयरिंग के साथ पढ़ेंगे आप फेडरलिज्म तो आप लोग को ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी पावर शेयरिंग की चीज़ें जो है वो उस चैप्टर में काम आ रही हैं। लाइक पावर शेयरिंग में मैंने आप लोग को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताया था। अब अगर जब मैंने आप लोग को यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया तो आप लोगों को वो भी अच्छी तरीके से समझ आया। दैट इज़ पावर शेयरिंग में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था वो भी अच्छे से समझ आया। सो दिस वाज माय मोटो कि फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग साथ में कराऊँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आए। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट फेडरलिज्म एंड वी विल स्टडी सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू द फेडरलिज्म। सो या प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें। आज के वीडियो में मैंने मोस्टली एनसीईआरटी रेफर करी है, बट कहीं कहीं मैंने आप लोग को डिफरेंसेस समझाने के लिए कुछ डिफरेंसेस भी यूज़ करे हैं, तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बट प्लीज़ यूज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की मैंने एक एक लाइन समझाने की कोशिश करी है। आप लोग को एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं आएगा आज की क्लास अटेंड करने के बाद। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है दैट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस से पहले पहले की एनसीईआरटी यू नीड टू कंप्लीट, और उसके बाद ही आप लोग को नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड द एनसीईआरटी एंड इन नेक्स्ट क्लास we'll try to complete federalism and then we will definitely start resources and development. So thank you for tuning in and have a nice day.